हेलो बच्चों, आज हम आपकी नागरिक शास्त्र की किताब से पढ़ेंगे अध्याय 5 औरतों ने बदली दुनिया। तो इस पाठ को शुरू करने से पहले हम एक औरत की दुनिया के बारे में जानते हैं कि औरत की जो जीवन शैली है वो किस तरह की होती है, किस तरह से उसके साथ समाज में बर्ताव होता है, कितना उसको महत्व मिलता है। आधुनिक समाज में पुरुष आज भी सर्वोपरि है, परंतु हम यह नहीं भूल सकते कि एक महिला का जीवन मनुष्य के जीवन से कहीं अधिक जटिल है। एक महिला को अपनी व्यक्तिगत जिंदगी का ख्याल रखना पड़ता है और यदि वह एक माँ है तो उसे अपने बच्चों के पालन पोषण का ख्याल भी रखना पड़ता है। विवाहित स्त्रियां अगर नौकरी पेशा हो तो उसके जीवन में अतिरिक्त तनाव हो सकता है, फिर भी वह अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में किसी भी मामले में कमतर नहीं है। आज भी ऐसे विवाद होते हैं कि महिलाएं पुरुषों के जितनी मजबूत नहीं हैं और इसलिए हर कार्य उनसे नहीं कराया जा सकता। पर क्या हमने कभी सोचा है कि ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो सिर्फ महिलाएं ही कर सकती हैं, पुरुष नहीं। यह सत्य है कि प्रकृति ने स्त्री और पुरुष को अलग अलग बनाया है, उनकी शारीरिक क्षमताएं भी भिन्न है, लेकिन इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। स्त्री और पुरुष की भूमिकाएं समाज द्वारा बनाए गए मानदंडों या मानकों पर आधारित होती है, परंतु यह स्थायी नहीं हो सकती हैं। परिस्थितियों के हिसाब से इनमें समय समय पर बदलाव होना आवश्यक है। शहरी क्षेत्रों में धीरे धीरे नई विचारधारा के प्रति लोगों में जागरूकता आ रही है, लेकिन विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के हालात खराब हैं, जिसके कारण गरीबी, अनियोजित परिवार, स्वास्थ्य एवं पिछड़ेपन आदि समस्याएं जस की तस हैं। हमारे ग्रामीण समाज में महिलाओं को बाल श्रमिकों के रूप में अधिक देखा जाता है तथा शिक्षा, बाल विकास, समानता इत्यादि मौलिक अधिकारों से उन्हें वंचित रखा जाता है। किसी भी देश के स्थायी विकास के लिए महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता महत्वपूर्ण है। मेरा मानना है कि अवसर किसी के लिंग के आधार पर नहीं, वरन उसकी योग्यता के आधार पर मिलने चाहिए। आप महसूस कर सकते हैं कि हमारी पुरातन मान्यताएं भी प्राकृतिक लिंग मतभेदों पर आधारित नहीं है, बल्कि रूढ़िवादिता के जहर ने समाज में भेद उत्पन्न कर दिया है। अब देखो, यहाँ पे हमने देखा कि जो औरतें हैं इन्होंने बहुत ही ज़्यादा असमानता का व्यवहार इनके साथ होता आया है, पहले भी और अभी भी कई जगह होता है। उसके बाद इनको इतना श्रम करना पड़ता है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है, इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद औरतों ने दुनिया को बदल दिया है। अब देखते हैं कि औरतों ने बदली दुनिया, इस पाठ में उन्होंने किस तरह से दुनिया को बदला है। अब हम अपने पाठ को शुरू करते हैं। पिछले अध्याय में हमने देखा कि किस तरह महिलाओं द्वारा किए जाने वाला घर का काम ही नहीं माना जाता है। हमने यह भी पढ़ा कि घरेलू काम और परिवार के सदस्यों की देखभाल करना पूरे समय का काम है और इस कार्य को प्रारंभ और समाप्त करने का कोई निश्चित समय भी नहीं है। इस अध्याय में हम घर के बाहर के कामों को देखेंगे और समझेंगे कि कैसे कुछ व्यवसाय महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के लिए अधिक उपयुक्त समझे जाते हैं। हम यह भी ज्ञात करेंगे कि समानता प्राप्त करने के लिए स्त्रियों ने कैसे संघर्ष किए। पहले भी और आज भी शिक्षा प्राप्त करना एक ऐसा तरीका है जिससे महिलाओं के लिए नए अवसर निर्मित किए जा सकते हैं। साथ ही इस अध्याय में हम हाल के वर्षों में महिला आंदोलनों द्वारा भेदभाव को चुनौती देने के लिए किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रयत्नों के बारे में भी संक्षेप में जानेंगे। तो देखो, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि पहले तक हमने क्या पढ़ा कि औरतों के साथ किस तरह असमानता का व्यवहार होता है। वो जो भी घरेलू काम करती हैं, जिनमें कि उनका पूरा समय जो है व्यतीत होता है, उस काम को कुछ महत्व दिया ही नहीं जाता, उसको कुछ समझा ही नहीं जाता है। वो समझा जाता है कि वो उसका स्वाभाविक कार्य है, पर अगर कोई पूछे कि स्त्री ने क्या काम किया तो बोला जाता है कि उसने कुछ काम किया ही नहीं है। अब आगे के लिए बोला जा रहा है कि व्यवसाय के क्षेत्र में भी महिलाओं ने काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन वहां पर भी पुरुष और
स्त्री के बीच में एक अंतर रखा गया है कि कौन सा कार्य स्त्रियां करेंगी और कौन सा कार्य पुरुष करेंगे। अब बाहर के कार्य में, बाहर के क्षेत्रों में उसने किस तरह का संघर्ष किया है उसको हम आगे जानने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके लिए एक कार्य है, यहाँ पर लिखा है कौन क्या काम करता है। तो इसके नीचे निम्नलिखित लोगों के चित्र बनाइए। अब इन्होंने यहाँ पे क्या करा है, आपको एक एक शीर्षक दिया है, उस शीर्षक के ऊपर जो है आपको चित्र बनाने हैं। आपकी मदद के लिए मैं आपको कुछ चित्र जो है यहाँ पर दिखा रही हूँ, या तो आप इन्हें देखकर भी यहाँ पर चित्र बना सकते हैं, या फिर आप कहीं और से देखकर या कुछ सोचकर आप एक चित्र बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक किसान का चित्र बनाना है, इसके बाद आपको एक मिल मजदूर का चित्र बनाना है, फिर एक आप नर्स का चित्र बनाएंगे, इसके बाद एक वैज्ञानिक का चित्र बनाना है, फिर एक पायलट का चित्र बनाना है, इसके बाद एक शिक्षक का चित्र बनाना है। अब इसके बाद आपको करना है, चलिए अब आपकी कक्षा द्वारा बनाए गए चित्रों को देखने के लिए नीचे दी गई तालिका को भरिए। अब हर व्यवसाय के लिए पुरुषों और महिलाओं के चित्रों को अलग अलग जोड़िए। अब देखो इन्होंने क्या कहा है कि आपकी कक्षा में जितने भी बच्चे हैं उन्होंने जो चित्र बनाए हैं उसका क्या करना है, आपको इसमें तालिका में भरना है। जैसे कि मान लीजिए शिक्षक में किसी ने पुरुष की चित्र बनाया होगा तो किसी ने महिला का चित्र बनाया होगा। तो आपको क्या करना है, जितने बच्चों ने पुरुष को शिक्षक के लिए बनाया है आप उसकी संख्या यहाँ पर लिखेंगे, और जितने बच्चों ने महिला को बनाया है शिक्षक के रूप में आप उसको यहाँ पर लिखेंगे। तो इसी तरह सारे वर्गों के लिए आपको यहाँ पर लिखना है कि शिक्षक में पुरुष की संख्या कितनी है और महिला की संख्या कितनी है, और ये संख्या आप अपनी कक्षा के सभी चित्रों को देखकर लिखेंगे। इसके बाद किसान में पुरुष का संख्या कितनी है और महिला की संख्या कितनी है, फिर मजदूर में पुरुष की संख्या कितनी है और महिला की संख्या कितनी है। लेकिन यह कार्य आपको ही करना पड़ेगा जब आप अपनी कक्षा के सभी बच्चों के चित्र देखेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर एक सवाल है, क्या महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के चित्र अधिक है? तो आपको इस तालिका के अनुसार इस सवाल का जवाब बताना है कि महिलाओं की अपेक्षा जो है वो पुरुषों के जो चित्र है वो महिलाओं से अधिक है, बराबर है या फिर कम है। अगर मैं सिर्फ इन 6 चित्रों के आधार पर बोलूं तो मैंने बराबर बनाए हैं, 3 महिलाओं के चित्र हैं और 3 पुरुषों के चित्र हैं। अब दूसरा सवाल है, किस प्रकार के व्यवसायों में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों के चित्र अधिक है? तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि कौन से ऐसे व्यवसाय हैं जिनमें कि पुरुषों के चित्र अधिक होते हैं महिलाओं की अपेक्षा। तो इसका जवाब है पुलिस, सेना, ड्राइवर, पेट्रोल पंप के कर्मचारी, रेलवे व वायुयान के पायलट, व्यापार, किसान, औद्योगिक मजदूर आदि व्यवसायों में स्त्री की अपेक्षा पुरुष अधिक है। इसके बाद दूसरा सवाल है, क्या सबने नर्स के लिए महिला का ही चित्र बनाया है, क्यों? तो इसमें आप देखोगे कि हाँ, नर्स के लिए सभी ने जो है महिलाओं का ही चित्र बनाया होगा। इसका पहला कारण तो यह है कि जब भी हम एक अस्पताल में जाते हैं तो हमने देखा है नर्स के लिए एक महिला ही काम कर रही होती है। अब हम इसका जवाब लिखेंगे, महिलाएं अच्छी नर्सें हो सकती हैं क्योंकि वह अधिक सहनशील और विनम्र होती हैं। इसे परिवार में स्त्रियों की भूमिका के साथ मिलाकर देखा जाता है। रोगियों को जो रोग से पीड़ित हैं उन्हें घर जैसा स्नेह मिलना चाहिए जो कि नर्स के रूप में महिलाओं में मौजूद होता है। इसके बाद अगला सवाल है, क्या महिला किसानों के चित्र तुलनात्मक रूप से कम है? यदि है तो क्यों? अब देखो, मैंने भी जो चित्र आपको दिखाया है किसान का वो एक पुरुष का है, और आप भी अगर देखोगे किसानों में जो है वो अधिकतर पुरुषों के ही चित्र पाए जाते हैं। तो अब इन्होंने पूछा है कि ऐसा क्यों है? तो इसका जवाब है, किसानों की खेती का काम कठिन होता है, जैसे हल चलाना, कुदाल चलाना, बोझा ढोना आदि।
इन कामों को महिलाओं की अपेक्षा पुरुष आसानी से कर पाते हैं। महिलाओं को इन कामों में मुश्किल होती है क्योंकि महिलाओं का शरीर पुरुषों की अपेक्षा नाजुक होता है। इसलिए महिला किसानों की संख्या पुरुषों की तुलना में कम है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो, ये दो औरतें हैं, हमें एक फोटो दिखाई गई है जिसमें कि वो खेतों में काम कर रही हैं। तो अगर कोई हल्का काम होता है या छोटा मोटा काम होता है तो उन्हें तो औरतें जो है वो कर सकती हैं, लेकिन जो भारी काम होते हैं जिनमें कि बहुत ज़्यादा शारीरिक ताकत की जरूरत होती है, उनको पुरुष ही करते हैं। अब इस फोटो के नीचे लिखा है, भारत में 83.6% महिलाएं खेतों में काम करती हैं। उनके काम में पौधे रोपना, खरपतवार निकालना, फसल काटना और कुटाई करना शामिल है। फिर भी जब हम किसान के बारे में सोचते हैं तो हम एक पुरुष के बारे में ही सोचते हैं। अब ये जो है एक 61वां नेशनल सैंपल सर्वे है 2004 और 2005 का, यानी कि एक नेशनल सैंपल सर्वे हुआ था 2004 और 5 में, जिसमें कि देखा गया था 83.6% महिलाएं जो हैं वो खेतों में काम करती हैं और जो बहुत तरह के काम करती है, जैसे कि पौधों को उगाना, रोपना, खरपतवार निकालना, फिर उसको काटना, कुटाई करना। लेकिन फिर भी जब भी एक बात किसान की आती है तो वहां पर हम एक पुरुष के बारे में ही सोचते हैं। अब आगे है, रोजी मैडम की कक्षा में 30 बच्चे हैं। उन्होंने अपनी कक्षा में यही अभ्यास कराया, परिणाम इस प्रकार रहे। अब देखो, उन्होंने जो है वहां पर क्या हुआ है, रोजी मैडम ने भी अपनी कक्षा में ये वाला कार्य कराया है जो हमने अभी ऊपर चित्र बनाने का करा। तो उनकी कक्षा में जो परिणाम आए हैं वो इस प्रकार के रहे हैं। शिक्षक में पुरुष चित्र थे 5 और महिला चित्र थे 25। उसके बाद किसान वर्ग में पुरुष चित्र थे 30 और महिला चित्र एक भी नहीं था। फिर मिल मजदूर में देखा गया, पुरुष चित्र 25 थे और महिला चित्र सिर्फ 5। नर्स में देखा गया, पुरुष चित्र एक भी नहीं था और महिला चित्र 30 थे। फिर वैज्ञानिक में देखा गया कि पुरुष चित्र 25 और महिला चित्र सिर्फ 5। पायलट में भी पुरुष चित्र 27 और महिला चित्र सिर्फ 3। अब इन्होंने कहा है कि अपनी कक्षा में किए गए अभ्यास की तुलना रोजी मैडम की कक्षा के अभ्यास से करिए। अब आपने जो ऊपर तालिका को पूरा करा है अपनी कक्षा में चित्रों को देखते हुए, आपको क्या करना है, उसकी तुलना इस तालिका से करनी है कि आपकी तालिका में किस वर्ग में पुरुष के चित्र ज्यादा हैं और किस वर्ग में महिला के चित्र ज्यादा हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। कम अवसर और कठोर अपेक्षाएं। रोजी मैडम की कक्षा के अधिकांश बच्चों ने नर्स के लिए महिलाओं के और पायलट के रूप में पुरुषों के चित्र बनाए। ऐसा उन्होंने इस कारण किया कि उन्हें लगता है कि घर के बाहर भी महिलाएं कुछ खास तरह के काम ही अच्छी तरह कर सकती है। उदाहरण के लिए बहुत से लोग मानते हैं कि महिलाएं अच्छी नर्सें हो सकती हैं क्योंकि वह अधिक सहनशील और विनम्र होती हैं। इसे परिवार में स्त्रियों की भूमिका के साथ मिलाकर देखा जाता है। इसी प्रकार से माना जाता है कि विज्ञान के लिए तकनीकी दिमाग की जरूरत होती है और लड़कियों और महिलाएं तकनीकी कार्य करने में सक्षम नहीं होती। अब देखो, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो नर्स का काम है, जिसमें कि एक देखभाल का काम आता है, लोगों का ध्यान रखना होता है, उसके लिए महिलाएं बहुत अच्छी होती हैं। लेकिन जो वैज्ञानिक कार्य है, जिसमें कि तकनीकी की ज़रूरत होती है, दिमाग की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा परिश्रम की ज़रूरत होती है, मेहनत की ज़रूरत होती है, उसको औरतें नहीं कर सकती। उसको जो पुरुष हैं वो ही अच्छे से कर सकते हैं। अनेक लोग इस प्रकार की रूढ़िवादी धारणाओं में विश्वास करते हैं, इसलिए बहुत सी लड़कियों को डॉक्टर व इंजीनियर बनने के लिए अध्ययन करने और प्रशिक्षण लेने के लिए वह सहयोग नहीं मिल पाता जो लड़कों को मिलता है। अधिकांश परिवारों में स्कूली शिक्षा पूरी हो जाने के बाद लड़कियों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि वह शादी को अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य
बना ले। अब देखो, इसी सोच के रहते हुए कि लड़कियां जो है ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकती, पढ़ाई नहीं कर सकती, या तकनीकी ज्ञान उनको ज़्यादा नहीं हो सकता, तो लोग क्या करते हैं, लड़कियों को डॉक्टर व इंजीनियर की पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते, बल्कि उनको इस चीज के लिए तैयार किया जाता है कि अपनी पढ़ाई पूरी करके एक शादी को ही अपना लक्ष्य बनाए। जबकि लड़कों को उनकी पढ़ाई के लिए बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया जाता है, उनको डॉक्टर बनने के लिए कहा जाता है, इंजीनियर बनने के लिए कहा जाता है। यह समझना आवश्यक है कि हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां सभी बच्चों को अपने चारों ओर की दुनिया के दबावों का सामना करना पड़ता है। कभी यह दबाव बड़ों की अपेक्षाओं के रूप में होता है, तो कभी यह हमारे अपने ही मित्रों के गलत तरीके से चिढ़ाने के कारण पैदा हो जाता है। लड़कों पर ऐसी नौकरी प्राप्त करने के लिए दबाव होता है जिससे उन्हें अधिक वेतन मिले। यदि वे दूसरे लड़कों की तरह व्यवहार नहीं करते हैं तो उन्हें चिढ़ाया जाता है और धौंस दी जाती है। आपको याद होगा कि कक्षा 6 की पुस्तक में आपने पढ़ा था कि लड़कों को बचपन से ही दूसरों के सामने रोने पर चिढ़ाया जाता है। अब देखो, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर उनके चारों ओर की जो दुनिया होती है उसका दबाव होता है और उस दबाव का उनको सामना करना पड़ता है। इसके बाद क्या होता है कि लड़कों के ऊपर भी एक गलत तरह का दबाव होता है, उनसे बहुत ज्यादा अपेक्षाएं रखी जाती हैं। लड़कों को इस बात पर दबाव होता है कि उन्हें एक अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए, ऐसी नौकरी जिसमें कि उन्हें अधिक से अधिक वेतन मिले। अगर नहीं मिलता है तो बाकी लोग जिन्हें कि अच्छा वेतन मिलता है वो उन पर धौंस जमाते हैं या फिर चिढ़ाते हैं। इसके बाद आपने यहाँ पे कहा है कि आपको याद होगा कि कक्षा 6 की पुस्तक में बताया गया था कि लड़कों को बचपन में सिखाया जाता है, जब भी वो रोते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि अरे तुम तो लड़कियों की तरह रो रहे हो, तुम्हें किसी के सामने रोना नहीं चाहिए। तो उनके रोने पर भी उन्हें वहां पर चिढ़ाया जाता है। अब यहाँ पर हमें एक छोटी सी ये रिपोर्ट दी है, एक कहानी दी है, इसको हम पढ़ेंगे। रूढ़ियों को तोड़ा है। रेल का इंजन आदमी चलाते हैं, पर झारखंड के एक गरीब आदिवासी परिवार की 27 वर्षीय महिला लक्ष्मी लाकरा ने इस धारा का रुख बदल दिया है। उत्तरी रेलवे की वह पहली महिला इंजन चालक है। अब देखो, यहाँ पे कहा है कि आपने देखा होगा कि जो भी रेल का इंजन है वो आदमी ही चलाते हैं, लेकिन इस सोच को, इस विचार को जो है एक औरत ने बदल दिया है, तोड़ दिया है। और वो कौन है? वो झारखंड के एक गरीब आदिवासी परिवार की 27 वर्षीय महिला है जिसका नाम है लक्ष्मी लाकरा, और वो उत्तरी रेलवे की पहली महिला इंजन चालक है। लक्ष्मी के माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं, पर उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत संघर्ष किया। लक्ष्मी की शिक्षा एक सरकारी स्कूल में हुई। स्कूल में पढ़ने के साथ साथ लक्ष्मी घर के कामों व अन्य जिम्मेदारियों में हाथ भी बटाती रही। उसने मन लगाकर और मेहनत से पढ़ाई की और स्कूल पूरा करके इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा अर्जित किया। फिर वह रेलवे बोर्ड की परीक्षा में बैठी और पहली ही कोशिश में उत्तीर्ण हो गई। अब देखो, यहाँ पर लक्ष्मी ने अपने इस काम के लिए मेहनत तो करी ही थी। उसके माता पिता जो कि पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने भी अपनी बेटी को पढ़ाने लिखाने और इस काबिल बनाने के लिए जो है बहुत ज़्यादा संघर्ष किया था। लक्ष्मी ने क्या किया, अपने स्कूल की वो पूरी पढ़ाई भी करती थी, उसके साथ साथ वो घर के जो और भी काम होते थे उनको भी करती थी और भी तरह की जिम्मेदारियों को वो पूरा करती थी। जब उसने अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली तो उसने इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा किया और फिर उसने रेलवे बोर्ड की परीक्षा की तैयारी की और उस परीक्षा को पहली ही कोशिश में पास कर लिया। लक्ष्मी कहती है, मुझे चुनौतियों से खेलना पसंद है और जैसे ही कोई यह कहता है कि फला काम लड़कियों के लिए नहीं है, मैं उसे करके रहती हूँ। लक्ष्मी के जीवन में ऐसा करने के अनेक अवसर आए। जब वह इलेक्ट्रॉनिक्स करना चाहती थी, जब उसने पॉलिटेक्निक में मोटरसाइकिल चलाई और जब उसने तय किया कि वह इंजन ड्राइवर बनेगी।
तो देखो अब यहाँ पे लक्ष्मी कहती है कि उसके सामने जब भी कोई कहता था कि लड़कियां ये काम नहीं कर सकती, तो उसको लगता था कि उसे वो काम तो करके ही दिखाना है। उसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। उसे चुनौतियों से खेलना बहुत ही ज्यादा पसंद था और उसके सामने ये चुनौतियां बहुत बार आई। जैसे कि जब उसने इलेक्ट्रॉनिक्स जब करना चाहा तब उसके सामने ये चुनौती आई। उसके बाद जब उसने पॉलिटेक्निक में मोटरसाइकिल चलाई तब भी उसके सामने ये चुनौती आई। और फिर जब उसने तय किया कि वो इंजन ड्राइवर बनेगी तब भी उसके सामने ये चुनौती आई थी। उसका दृष्टिकोण सीधा साधा है। जब तक मुझे मजा आ रहा है और मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही हूं और मैं अच्छे से रह पा रही हूं और मैं अपने माता पिता की मदद कर पा रही हूं, तो मैं अपने तरीके से क्यों ना जीऊं। तो देखो अब यहाँ पे वो कहती है कि उसका सोचना सीधा सा है, सिंपल सा है कि अगर वो कोई अच्छा काम कर रही है जिससे कि किसी का नुकसान भी नहीं हो रहा और वो अच्छी जिंदगी जी पा रही है, यहाँ तक कि अपने माता पिता की भी मदद कर पा रही है, तो उसे ऐसी जिंदगी जीनी चाहिए। वो ऐसी जिंदगी क्यों ना जिए। इसके नीचे लिखा है ड्राइविंग हर ट्रेन नीतालाल विमेंस फीचर सर्विस से रूपांतरित। अब देखो यहाँ पर एक ये फोटो दिखाई गई है जो कि लक्ष्मी लाकड़ा की है और ये उसकी एक इंजन के साथ यहाँ पर फोटो दिखाई गई है। अब यहाँ पर हमें लिखा है कि नीचे दी गई कहानी को पढ़िए और उसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें एक कहानी पढ़नी है और उसके बाद फिर हमें इन सवालों के जवाब देने हैं। जेवियर अपना 10वीं बोर्ड का परीक्षा फल देखकर खुश था। यद्यपि विज्ञान और गणित में उसे बहुत अधिक अंक नहीं मिले थे, लेकिन अपने पसंदीदा विषय इतिहास और भाषाओं में उसने अच्छा किया था। जब उसके माता पिता ने परिणाम देखे तो वह खुश नहीं हुए। हे भगवान, जेवियर, गणित में तुम सिर्फ 65% लाए हो। भौतिक शास्त्र में भी तुम्हारे अंक बहुत कम है। मुझे पता है माँ, पर कोई बात नहीं, क्योंकि मैं गणित और विज्ञान पढ़ना भी नहीं चाहता हूँ। मैं इतिहास पढ़ना चाहता हूँ। तुम इतिहास क्यों पढ़ना चाहते हो? अपने भविष्य के बारे में सोचो। तुम्हें एक अच्छी नौकरी प्राप्त करनी है। इतिहास से क्या मदद मिलेगी? इसमें कोई भविष्य नहीं है। पर मुझे गणित और विज्ञान अच्छा नहीं लगता। समझदारी से काम लो बेटे, गणित ले लो और साथ साथ कंप्यूटर भी सीख लेना। कंप्यूटर सीखने से नौकरी आसानी से मिल जाती है। अब देखो, जो कि हमें कहा गया था कि बच्चों पर बचपन से ही उनके आसपास के लोग या उनके माता पिता का एक दबाव होता है, तो वही दबाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जेवियर का जो है 10वीं बोर्ड का परीक्षा फल देखता है, वो अपना रिपोर्ट कार्ड देखता है, जिसे देखकर के वह बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब उसमें उसके विज्ञान और गणित में अच्छे नंबर नहीं थे, वो तब भी खुश था क्योंकि इतिहास और भाषाओं में उसके बहुत ही अच्छे नंबर थे। अब जब वो ये रिपोर्ट कार्ड अपने माता पिता को दिखाता है तो उसके माता पिता खुश नहीं होते। क्यों खुश नहीं होते? क्योंकि उसके गणित और विज्ञान में अच्छे नंबर नहीं होते। तो उसके माता पिता भी उसे यहाँ पर कहते हैं कि बेटा, इतिहास में तुम इतिहास जो है विषय को लेकर तुम भविष्य में कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हें गणित और विज्ञान को अच्छे से पढ़ना चाहिए, तभी तुम भविष्य में एक अच्छी नौकरी पा सकोगे, अच्छे वेतन वाली नौकरी पा सकोगे और अपना भविष्य बना पाओगे। फिर यहाँ तक कि उसकी माँ उसको कहती है कि समझदारी से तुम्हें काम लेना चाहिए और गणित के साथ साथ तुम्हें कंप्यूटर भी सीखना चाहिए, तो तुमको अच्छे से और आसानी से नौकरी मिल जाएगी। अब हमें जो कि कहा गया था कि कहानी पढ़ने के बाद हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला सवाल है, यदि आप जेवियर होते तो कौन से विषय चुनते? तो अब यहाँ पे पूछा गया है कि यदि आप जेवियर होते तो आप कौन से विषय चुनते। तो यहाँ पे देखो, सभी बच्चों के पसंद के अलग अलग विषय हो सकते हैं। तो मैंने इसके जवाब में लिखा है, यदि हम जेवियर होते तो इतिहास विषय को ही चुनते, क्योंकि कोई भी विषय खराब नहीं होता। अपने किसी भी विषय के प्रति दिलचस्पी होनी चाहिए। किसी भी विषय को दिलचस्पी से पढ़कर अव्वल नंबर लाया जा सकता है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ा जा सकता है। अब दूसरा सवाल है,
अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि लड़कों को ऐसे किन किन दबावों का सामना करना पड़ता है। तो इसका उत्तर है लड़कों को निम्न दबावों का सामना करना पड़ता है। नंबर 1, माता पिता के अनुरूप परीक्षा में अंक लाने का दबाव। नंबर 2, कई बार लड़कों को अपने इच्छा के विरुद्ध विषय का चुनाव करने का दबाव। नंबर 3, लड़कों पर एक अच्छी नौकरी हासिल करने का दबाव। अब यहाँ पर इन सवालों के हमने जवाब दे दिए हैं और हम आगे बढ़ते हैं। परिवर्तन के लिए सीखना। स्कूल जाना आपके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे जैसे स्कूलों में हर साल अधिकाधिक संख्या में बच्चे प्रवेश ले रहे हैं, हम सोचने लगे हैं कि सब बच्चों के लिए स्कूल जाना एक साधारण बात है। आज हमारे लिए यह कल्पना करना भी कठिन है कि कुछ बच्चों के लिए स्कूल जाना और पढ़ना पहुंच के बाहर की बात या अनुचित बात भी मानी जा सकती है। परंतु अतीत में लिखना और पढ़ना कुछ लोग ही जानते थे। अधिकांश बच्चे वही काम सीखते थे जो उनके परिवार में होता था, उनके बुजुर्ग करते थे। लड़कियों की स्थिति और भी खराब थी। उन समाजों में जहां लड़कों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता था, लड़कियों को अक्षर तक सीखने की अनुमति नहीं थी। यहाँ तक कि उन परिवारों में भी जहां कुमारी बुनकरी यानी कि वस्त्र बुनना और हस्तकला सिखाई जाती थी, यह धारणा थी कि लड़कियों और औरतों का काम केवल सहायता करने तक ही सीमित है। उदाहरण के लिए कुम्हार के व्यवसाय में स्त्रियां मिट्टी एकत्र करती थी और बर्तन बनाने के लिए उसे तैयार करती थी। चूंकि वह चाक नहीं चलाती थी, इसलिए उन्हें कुम्हार नहीं माना जाता था। अब देखो यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्कूल जाना जो है हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है, हमारे जीवन शैली का एक आधार बन चुका है, क्योंकि वहीं से हम सारा ज्ञान सीखते हैं, सारी शिक्षा लेते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके का ज्ञान हो। सारी अच्छी आदतें भी हम वहीं से सीखते हैं, हमारे अच्छे दोस्त वहाँ पे बनते हैं और हमें हमारा मार्गदर्शन करने वाले शिक्षक भी हमें वहीं पर मिलते हैं। इसके बाद अब स्कूलों में जो है बच्चों का प्रवेश बहुत बड़ी संख्या में होने लगा है। बहुत सारे बच्चे अब स्कूल जाने लगे हैं। अब जब हम इन सारी बातों को देखते हैं, जो कि अब एक साधारण सी बात लगती है स्कूल जाना, तो ये सोचकर हमें लगता है कि सच में क्या पहले ऐसा होता होगा कि बच्चों को पढ़ने लिखना नहीं दिया जाता था? और पहले क्या होता था कि पढ़ने लिखने के लिए किसी को भी अनुमति नहीं दी जाती थी। सिर्फ उनको जो भी उनके बड़े बुजुर्ग काम करते थे या उनके परिवार में शुरू से ही काम की प्रथा चली आ रही थी, वही काम वो अपने बच्चों को भी सिखाते थे। इसके बाद लड़कों को तो मना था ही, लेकिन लड़कियों की जो स्थिति थी वो और भी ज्यादा इससे खराब थी। लड़कों को तो फिर भी क्या होता था कि कुछ समय बाद समाज में पढ़ने लिखने का उनको मौका दिया जाने लगा, लेकिन लड़कियों को अक्षर सीखने तक की अनुमति नहीं थी। और जिन परिवारों में कुम्हार का काम होता था, यानी कि जो वो बर्तन बनाते थे, वहां पर भी स्त्रियों को जो है सिर्फ एक मदद करने के लिए या फिर एक सहायक ही समझा जाता था, उनको कुम्हार नहीं समझा जाता था। 19वीं शताब्दी में लगभग 200 वर्ष पूर्व शिक्षा के बारे में कई नए विचारों ने जन्म लिया। विद्यालय अधिक प्रचलन में आ गए और वह समाज जिन्होंने स्वयं कभी पढ़ना लिखना नहीं सीखा था, अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे। तब भी लड़कियों की शिक्षा को लेकर बहुत विरोध हुआ। इसके बावजूद बहुत सी स्त्रियों और पुरुषों ने बालिकाओं के लिए स्कूल खोलने के प्रयत्न किए। स्त्रियों ने पढ़ना लिखना सीखने के लिए संघर्ष किया। अब देखो यहाँ पर
19वीं शताब्दी के बारे में बात हो रही है, जो कि लगभग 200 साल पहले की बात है, जहां पर कि नए विचारों ने जन्म लिया। और वो नए विचार क्या थे? वो नए विचार शिक्षा से जुड़े हुए थे। विद्यालय जो थे वो अधिक प्रचलन में आ गए थे और सभी लोग फिर अपने आप ही पढ़ना लिखना चाहते थे, अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहते थे। अब देखो, जो लोग खुद पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने उस वजह से बहुत संघर्ष किया, बहुत परेशानियों का सामना किया, तो वो चाहते थे कि उनके बच्चे जो हैं वो अच्छे से पढ़ लिख सके। तो उन्होंने क्या करा? अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर दिया। लेकिन लड़कियों की शिक्षा को लेकर तब भी बहुत विरोध हुआ और इसके बावजूद, इस विरोध के बावजूद और इस संघर्ष के बावजूद जो है, बहुत सी स्त्रियों और पुरुषों ने बालिकाओं के लिए स्कूल खोलने के प्रयत्न किए और फिर स्त्रियों ने पढ़ना लिखना सीखने के लिए संघर्ष किया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले इस पृष्ठ पर जो 2 फोटोएं दिखाई गए हैं, हम पहले उनको देखेंगे। एक बाएं तरफ की फोटो दिखाई गई है जिसमें कि हम देख रहे हैं कि सारी महिलाएं काम कर रही हैं और यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही हैं, कोई भी पुरुष है यहाँ पर नहीं है। इसके बाद दाईं तरफ एक और फोटो दिखाई गई है जिसमें कि एक महिला है और एक बच्ची भी साथ में है, जिसके नीचे लिखा है रमाबाई 1858 से 1922 अपनी बेटी के साथ। महिला शिक्षा की ये योद्धा स्वयं कभी स्कूल नहीं गई, पर अपने माता पिता से उन्होंने पढ़ना लिखना सीख लिया। उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई क्योंकि वह संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी, जो उस समय की औरतों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। औरतों को तब यह ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने 1898 में पुणे के पास खेड़ गांव में एक मिशन स्थापित किया, जहां विधवा स्त्रियों और गरीब औरतों को पढ़ने लिखने तथा स्वतंत्र होने की शिक्षा दी जाती थी। उन्हें लड़की से चीजें बनाने, छापा खाना चलाने जैसे कुशलताएं भी सिखाई जाती थी, जो वर्तमान में लड़कियों को कम ही सिखाई जाती हैं। ऊपर बाएं हाथ की तरफ छपी तस्वीर में उनका छापा खाना दिख रहा है। रमाबाई का मिशन आज भी सक्रिय है। तो देखो, ये रमाबाई हैं और साथ में उनकी बेटी है। तो इनके बारे में बताया गया है कि ये महिला शिक्षा की जो है वो योद्धा थी, जो कि खुद तो कभी भी स्कूल नहीं गई, अपने माता पिता से ही उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा था। इसके बाद उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई थी क्योंकि उन्होंने संस्कृत वो पढ़ना लिखना जानती थी, इस वजह से। अब उन्होंने क्या करा? औरतों को तब पढ़ने लिखने की अनुमति नहीं थी, तो उन्होंने 1898 में पुणे के पास खेड़ गांव में एक मिशन स्थापित किया, जिसमें कि विधवा औरतों को या फिर गरीब औरतों को पढ़ने लिखने की स्वतंत्रता मिले, उनको पढ़ना लिखना सिखाया जाता था। उसके साथ साथ कुछ काम भी सिखाए जाते थे, जो कि थे लकड़ी से चीजें बनाना और छापा खाना चलाने जैसी कुशलताएं, जो कि लड़कियों को नहीं सिखाए जाते हैं। अब जो हमने बाएं तरफ की तस्वीर देखी थी, वो रमाबाई का छापा खाना ही है, जहां पे कि सारी स्त्रियां ये काम कर रही हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आइए हम राम सुंदरी देवी 1800 से 1890 का अनुभव पढ़ते हैं, जो 200 वर्ष पूर्व पश्चिमी बंगाल में पैदा हुई थी। 60 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बांग्ला भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी। उनकी पुस्तक आमार जीबन किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है। राजसुंदरी देवी एक धनवान जमींदार परिवार की गृहिणी थी। उस समय लोगों का विश्वास था कि यदि लड़की लिखती पढ़ती है तो वह पति के लिए दुर्भाग्य लाती है और विधवा हो जाती है। इसके बावजूद उन्होंने अपनी शादी के बहुत समय बाद स्वयं ही छुप छुप कर लिखना पढ़ना सीखा। मैं अत्यंत सवेरे ही काम करना शुरू कर देती थी और उधर आधी रात हो जाने के बाद भी काम में लगी रहती थी। बीच में भी विश्राम नहीं होता था। उस समय मैं केवल 14 वर्ष की थी। मेरे मन में एक अभिलाषा पनपने लगी। मैं पढ़ना सीखूंगी और एक धार्मिक
पांडुलिपि पढ़ूंगी। मैं अभागी थी। उन दिनों स्त्रियों को नहीं पढ़ाया जाता था। बाद में मैं स्वयं ही अपने विचारों का विरोध करने लगी। मुझे क्या हो गया है? स्त्रियां पढ़ती नहीं हैं, फिर मैं कैसे पढ़ूंगी? फिर मुझे एक स्वप्न आया। मैं चैतन्य भागवत, एक संत का जीवन पढ़ रही थी। बाद में दिन के समय जब मैं रसोई में बैठी हुई भोजन बना रही थी, मैंने अपने पति को सबसे बड़े बेटे से कहते हुए सुना, विपिन, मैंने अपनी चैतन्य भागवत यहाँ छोड़ी है। जब मैं इसे मंगाऊं, तुम इसे अंदर ले आना। वह पुस्तक वहीं छोड़कर चले गए। जब पुस्तक अंदर रख दी गई, मैंने चुपके से उसका एक पन्ना निकाल लिया और सावधानी से उसे छुपा दिया। उसे छुपाना भी एक बड़ा काम था, क्योंकि किसी को भी वह मेरे हाथ में नहीं दिखना चाहिए था। मेरा सबसे बड़ा बेटा उस समय ताड़ के पत्तों पर लिखकर अक्षर बनाने का अभ्यास कर रहा था। उसमें से भी मैंने एक छिपा दिया। जब मौका मिलता, मैं जाती और उस पन्ने के अक्षरों का मिलान अपने याद किए गए अक्षरों से करती। मैंने उन शब्दों का भी मिलान करने की कोशिश की जो मैं दिन भर में सुनती रहती थी। अत्यधिक जतन और कोशिशों से एक लंबे समय के बाद मैं पढ़ना सीख सकी। अब देखो यहाँ पर जो है इनके बारे में कहा जा रहा है, राजसुंदरी देवी, जिनका जो है 200 वर्ष पहले की ये बात है और पश्चिमी बंगाल की बात है। तो यहाँ पर देखो इनको भी जो है इनके यहाँ भी कहा जाता था कि महिलाओं का पढ़ना अच्छा नहीं होता है। अगर वह पढ़ती हैं तो वो अपने पति के लिए दुर्भाग्य लाती है और फिर विधवा बन जाती है। तो वो क्या करती थी, अपनी शादी के बहुत समय बाद उन्होंने क्या करा, खुद ही छुप छुप कर पढ़ना लिखना शुरू कर दिया। उनको घर में बहुत सारे काम होते थे, वो बिल्कुल सुबह ही उठ के सारा काम शुरू कर देती थी और आधी रात होने के बाद तक वो काम में लगी रहती थी। बीच में कभी भी उन्हें विश्राम या आराम करने का समय नहीं मिलता था और उनकी उम्र उस समय जो है वो सिर्फ 14 वर्ष की थी। अब उनके मन में एक अभिलाषा थी, एक इच्छा थी कि उनको पढ़ना है और सीखना है और वो एक धार्मिक पांडुलिपि पढ़ना चाहती थी। लेकिन वो कहती हैं कि मैं अभागी थी क्योंकि स्त्रियों को पढ़ाया नहीं जाता था। अब बाद में क्या हुआ, वो भी अपने उन विचारों को ही सोचने लगी थी कि हाँ वो एक स्त्री है, उन्हें नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन एक दिन फिर उनके साथ क्या हुआ, उन्हें एक स्वप्न आया कि मैं चैतन्य भागवत यानी कि एक संत का जीवन वो पढ़ रही हैं। तो उन्होंने सपने में देखा कि वो एक किताब को पढ़ रही हैं और उस दिन से उन्होंने फिर क्या करा, एक देखा अपने पति को कि वो अपने बेटे से किसी किताब के बारे में बात कर रहे थे और फिर तभी से उन्होंने भी क्या करा, छुप छुप कर उस किताब को पढ़ना शुरू कर दिया। जिस तरीके से उनका बेटा ताड़ के पत्तों पर अक्षर बनाना सीखता था, वो भी उनको लिखना सीखती थी। लेकिन वो उस किताब को और ताड़ के पत्तों को दोनों को ही अपने पास छुपा कर रखती थी, क्योंकि अगर कोई भी उनके पास इन चीजों को देख लेता तो वो अच्छा नहीं होता। अब यहाँ पर हमें ऊपर देखिए, हमें बाईं तरफ एक छोटा सा पैराग्राफ दिया है और वहां पर लिखा है, शिक्षा प्राप्त करके कुछ महिलाओं ने समाज में स्त्रियों की स्थिति के बारे में प्रश्न उठाए। उन्होंने असमानता के अपने अनुभवों का वर्णन करते हुए कहानियां, पत्र और आत्मकथाएं लिखी। अपने लेखों में उन्होंने स्त्री और पुरुष दोनों के लिए सोचने और जीने के नए नए तरीकों की कल्पना की। तो देखो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जिन महिलाओं ने शिक्षा प्राप्त की थी, उन्होंने क्या करा, समाज में स्त्रियों के साथ जो असमानता का व्यवहार हो रहा था, औरतों की जो स्थिति थी, उसको लेकर बहुत से प्रश्न उठाए। उसके बाद कईयों ने क्या करा, कुछ अपनी आत्मकथाएं लिखी, कुछ कहानियां लिखी, अपने कुछ लेख लिखे और स्त्री और पुरुष दोनों के लिए सोचने और जीने के नए नए तरीकों की फिर कल्पना की। अब यहाँ पर हमें एक कहानी दी गई है, रुकैया सखावत हुसैन और लेडी लैंड का उनका सपना। रुकैया सखावत हुसैन 1880 से 1932 एक धनी परिवार में पैदा हुई थी, जिसके पास बहुत जमीन थी। यद्यपि उन्हें उर्दू पढ़ना और लिखना आता था,
परंतु उन्हें बांग्ला और अंग्रेजी सीखने से रोका गया। उस समय अंग्रेजी को ऐसी भाषा के रूप में देखा जाता था जो लड़कियों के सामने नए विचार रखती थी, जिन्हें लोग लड़कियों के लिए ठीक नहीं मानते थे। इसलिए अंग्रेजी अधिकतर लड़कों को ही पढ़ाई जाती थी। रुकैया ने अपने बड़े भाई और बहन के सहयोग से बांग्ला और अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सीखा। आगे जाकर वह एक लेखिका बनी। 1905 में जब वह केवल 25 वर्ष की थी, अंग्रेजी भाषा के कौशल का अभ्यास करने के लिए उन्होंने एक उल्लेखनीय कहानी लिखी जिसका शीर्षक था सुल्ताना का स्वप्न। कहानी में सुल्ताना नामक एक स्त्री की कल्पना की गई थी जो लेडीलैंड नाम की एक जगह पहुंचती है। लेडीलैंड ऐसा स्थान था जहां पर स्त्रियों को पढ़ने, काम करने और आविष्कार करने की स्वतंत्रता थी। इस कहानी में महिलाएं बादलों से होने वाली वर्षा को रोकने के उपाय खोजती है और हवाई कारें चलाती है। लेडीलैंड में पुरुषों की आक्रामक बंदूकें और युद्ध के अन्य अस्त्र शस्त्र स्त्रियों की बौद्धिक शक्ति से हरा दिए जाते हैं और पुरुष एक अलग थलग स्थान में भेज दिए जाते हैं। सुल्ताना लेडीलैंड में अपनी बहन सारा के साथ यात्रा पर जाती है। तभी उसकी आंख खुल जाती है और उसे पता चलता है कि वह तो केवल एक स्वप्न देख रही थी। जैसा कि आपने देखा, रुकैया सखावत हुस्न उस समय स्त्रियों के हवाई जहाज और कार चलाने के स्वप्न देख रही थी, जब लड़कियों को स्कूल तक जाने की अनुमति नहीं थी। इस तरह से शिक्षा ने रुकैया का जीवन बदल दिया। रुकैया ने केवल स्वयं शिक्षित होकर संतुष्ट नहीं हुई, उनकी शिक्षा ने उन्हें स्वप्न देखने और लिखने की ही शक्ति नहीं दी, वरन उससे भी अधिक करने की शक्ति दी। 1910 में उन्होंने कोलकाता में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला जो आज भी कार्य कर रहा है। तो ये तो देखो हमने पढ़ी रुकैया सखावत हुसैन की कहानी, जिसमें कि वो पढ़ी लिखी तो थी, उन्हें उर्दू पढ़ना लिखना तो आता था, लेकिन वो बांग्ला और अंग्रेजी भी सीखना चाहती थी। लेकिन उनको इन दोनों भाषाओं को सीखने के लिए मना किया गया, खास करके अंग्रेजी भाषा को सीखने के लिए, क्योंकि उस समय अंग्रेजी भाषा को जो है लड़कियों के लिए अच्छा नहीं माना जाता था। ये माना जाता था कि अंग्रेजी भाषा जो है वो लड़कियों के विचारों को बदल देती है। लेकिन अपने भाई और बहन की मदद से उन्होंने अंग्रेजी भाषा को सीख लिया। उसके बाद वो एक पत्रिका बन गई। पत्रिका बनने के बाद उन्होंने एक कहानी भी लिखी और वो स्वप्न में ये देखती थी कि एक जगह है, एक स्थान है जिसका नाम है लेडी लैंड। औरत को इंग्लिश में लेडी कहा जाता है और लैंड का मतलब जमीन। तो इसका मतलब हुआ एक ऐसी जमीन या एक ऐसी जगह जो कि सिर्फ एक औरतों के लिए है। अब हम राजसुंदरी जी की कहानी का जो एक आखिरी पैराग्राफ रह गया था उसको पूरा करेंगे। राजसुंदरी देवी ने, जो कि अभी हमने पढ़ा था कि उनकी शादी के बाद उन्होंने छुप छुप के पढ़ना लिखना शुरू किया था, और वो जो किताब थी वो थी चैतन्य भागवत की। तो अब हम आगे उसी को पूरा करते हैं। राजसुंदरी देवी के अक्षर ज्ञान ने उन्हें चैतन्य भागवत पढ़ने का अवसर दिया। स्वयं अपने लेखन से उन्होंने संसार को उस समय की स्त्रियों के जीवन के बारे में जानने का एक अवसर दिया। राजसुंदरी देवी ने अपने दैनंदिन जीवन के अनुभवों को विस्तार से लिखा है। ऐसे भी दिन होते थे जब उन्हें दिन भर में क्षण भर का भी विश्राम नहीं मिलता था, इतना समय भी नहीं कि वह जरा बैठकर कुछ खा ही लें। अब देखो, उनके पास बिल्कुल भी समय नहीं होता था, वो दिन भर काम में लगी रहती थी, इतना समय भी नहीं होता था कि वो कुछ खा ले। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जो है अपनी अभिलाषा को, अपने ज्ञान को, अपनी शिक्षा को उन्होंने पूरा करा और इस किताब को उसने पढ़ना उन्होंने शुरू कर दिया और फिर उन्होंने जो है अपने अनुभवों को विस्तार से लिखा। अब यहाँ पर दाईं तरफ हमें एक फोटो दिखाई गई है जिसमें कि लड़कियां हैं जो कि पढ़ रही हैं और जिसके नीचे लिखा है राजसुंदरी देवी और रुकैया हुसैन, जिन्हें पढ़ने लिखने की अनुमति नहीं मिली थी, की स्थिति के विपरीत वर्तमान समय में भारत में बड़ी संख्या में लड़कियां स्कूल जा रही हैं। इसके बावजूद भी बहुत सी लड़कियां गरीबी, शिक्षण की सुविधाओं के अभाव और भेदभाव के कारण स्कूल जाना
छोड़ देती हैं। सभी समाजों और वर्गों की पृष्ठभूमि वाले बच्चों को शिक्षण की समान सुविधाएं प्रदान करना, विशेषकर लड़कियों को, आज भी भारत में एक चुनौती है। तो देखो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जैसे कि राम सुंदरी देवी और रुकैया हुसैन ने जो है अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत तरह का संघर्ष किया, बहुत तरह की परेशानी उन्होंने झेली, लेकिन अब का जो समय है वो उसके विपरीत हो चुका है। लड़कियां जो है वो एक बड़ी मात्रा में स्कूल जाने लगी हैं, लेकिन अभी भी कुछ जगह ऐसी है जहां पर कि लड़कियों के साथ शिक्षण की सुविधाओं को लेकर भेदभाव किया जाता है और सारी लड़कियों को शिक्षा का ये अधिकार मिले, वो आज भी एक भारत में चुनौती बनी हुई है। अब हमारा आगे का शीर्षक है वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय, जिसको कि हम पढ़ेंगे हमारी अगली कक्षा में। तब तक जो भी हमने अभी तक पढ़ा है, जो भी हमने सवाल किए हैं, जो भी हमने उनके जवाबों के बारे में चर्चा करी है, बात करी है, उनको आप अच्छे से पढ़िए, समझिए और दोहराइए। हम लोग मिलेंगे हमारी अगली कक्षा में पाठ को पूरा करते हुए। हेलो बच्चों, अब हम अध्याय 5 को पूरा करेंगे, जिसमें कि हमने पढ़ा किस तरह औरतों ने दुनिया को बदला, किस तरह उन्होंने संघर्ष करते हुए, अपने घर वालों से लड़ते हुए, समाज से लड़ते हुए, अपने ज्ञान को, अभिलाषाओं को, शिक्षा को पूरा किया। उनमें हमें कुछ नाम भी बताए गए, जैसे कि लक्ष्मी लाकड़ा जी, जो कि पहली इंजन ड्राइवर थी। उसके बाद हमने रमाबाई जी के बारे में पढ़ा, जिन्होंने कि औरतों की पढ़ाई के लिए, औरतों के काम के लिए कार्य करा। उसके बाद राज सुंदरी जी, जिन्होंने कि अपने घर का सारा काम करते हुए, जिसमें कि उन्हें आराम करने के लिए, खाना खाने तक के लिए समय नहीं मिलता था, तो अपने घर वालों से छुपते छुपाते उन्होंने पढ़ाई करी। इसके बाद हमने रुकैया सखावत जी के बारे में भी पढ़ा, जिसमें कि उन्होंने एक ऐसी दुनिया की कल्पना करी, एक ऐसी दुनिया के बारे में लिखा जहां पर कि औरतें हवाई जहाज चला रही थी, साइकिल चला रही थी, जिसको उन्होंने नाम ही दिया था लेडी लैंड, यानी कि औरतों की दुनिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय। आज के युग में लड़के और लड़कियां विशाल संख्या में विद्यालय जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लड़कों और लड़कियों की शिक्षा में अंतर है। भारत में हर 10 वर्ष में जनगणना होती है, जिसमें पूरे देश की जनसंख्या की गणना की जाती है। इसमें भारत में रहने वालों के जीवन के बारे में भी विस्तृत जानकारी एकत्रित की जाती है, जैसे उनकी आयु, पढ़ाई, उनके द्वारा किए जाने वाले काम आदि। इस जानकारी का इस्तेमाल हम अनेक बातों के आकलन के लिए करते हैं, जैसे शिक्षित लोगों की संख्या तथा स्त्री और पुरुषों का अनुपात। 1961 की जनगणना के अनुसार सब लड़कों और पुरुषों 7 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के का 40% शिक्षित था, अर्थात वह कम से कम अपना नाम लिख सकते थे। इसकी तुलना में लड़कियों तथा स्त्रियों का केवल 15% भाग शिक्षित था। 2011 की गणना के अनुसार लड़कों व पुरुषों की यह संख्या बढ़कर 82% हो गई है और शिक्षित लड़कियों तथा स्त्रियों की संख्या 65%। इसका आशय यह हुआ कि पुरुषों और स्त्रियों दोनों के बीच ऐसे लोगों का अनुपात बढ़ गया है जो पढ़ लिख सकते हैं और जिन्हें कुछ हद तक शिक्षा मिल चुकी है। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, अब भी स्त्रियों की तुलना में पुरुषों का प्रतिशत अधिक है। इनके बीच का अंतर अभी समाप्त नहीं हुआ है। तो देखो, अब इस पैराग्राफ में हमें बताया है कि अब शिक्षा और विद्यालयों का विस्तार हो चुका है। शिक्षा में जो है बहुत बच्चे अब विद्यालय जाने लगे हैं, लेकिन जो अनुपात है वो अभी भी उसमें एक अंतर पाया जाता है। अब उन्होंने सबसे पहले बात करी है 1961 की,
जिसमें कि उन्होंने जनगणना की। अब उन्होंने कहा है कि जनगणना में क्या होता है, वो जितने भी नागरिक होते हैं हमारे देश के, उनके बारे में पता करते हैं, उनकी शिक्षा के बारे में, परिवार में कितने सदस्य हैं उसके बारे में पता करते हैं, कितने लोग शिक्षित हैं उसके बारे में पता करते हैं, उनकी आयु का पता किया जाता है। तो उन्होंने 1961 में जब जनगणना करी तो उन्हें पता चला कि सिर्फ जो पुरुष है, जिनकी 7 साल से कम के जो पुरुष थे, वो सिर्फ 40% शिक्षित थे, यानी कि उनको सिर्फ और सिर्फ अपना नाम ही लिखना आता था। और उन्होंने ये भी जनगणना करी कि जो लड़कियां थी वो सिर्फ 15% भाग ही शिक्षित था। उसके बाद जब उन्होंने दोबारा से 2011 में जनगणना करी तो यह प्रतिशत बढ़ चुका था। पुरुषों में 82% जो थे वो शिक्षित हो चुके थे और महिलाओं में 65% शिक्षित हो चुके थे। अब देखो ये जो प्रतिशत है वो तो बढ़ गया था, यानी कि संख्या बढ़ चुकी थी सभी के स्कूल जाने की या शिक्षित होने की, लेकिन एक अंतर हमें अभी भी देखने को मिल रहा था। महिलाओं की या लड़कियों की अपेक्षा पुरुष और लड़कों की संख्या अधिक थी जो कि शिक्षित थे। ये अंतर जो है वो अभी भी समाप्त पूरे तरीके से नहीं हुआ था। अब नीचे दी गई तालिका में विभिन्न वर्गों के उन लड़कों व लड़कियों का प्रतिशत दर्शाया गया है जो बीच में ही विद्यालय छोड़ देते हैं। अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST के लड़के और लड़कियां इनमें शामिल है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने एक तालिका दिखाई है जिसमें कि विभिन्न वर्गों के लड़के या लड़कियां जो हैं बीच में स्कूल छोड़ देते हैं, अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो उनका प्रतिशत यहाँ पे अब दिखाया गया है और इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को भी शामिल किया गया है। तो स्कूल शिक्षा में औसत वार्षिक ड्रॉप आउट दर, और ये है 2014 से 2015 का, जिसमें कि तालिका में इसमें प्रतिशत में बच्चे दिखाए हैं, यानी कि जो संख्या दी गई है वो बच्चों की संख्या नहीं है, ये एक प्रतिशत के रूप में दर्शाई गई है। तो इस तालिका में सबसे पहले तो स्कूल का स्तर दिखाया है, जिसमें कि प्राथमिक स्तर है कक्षा 1 से 5, फिर उच्च प्राथमिक स्तर है कक्षा 6 से 8 और फिर माध्यमिक स्तर है कक्षा 9 से 10। अब प्राथमिक स्तर पर जो है लड़कों की संख्या है 4.36, फिर उच्च प्राथमिक स्तर पर है 3.49, माध्यमिक स्तर पर है 17.21। अब देखो इसमें हमने देखा कि माध्यमिक स्तर पर जो है सबसे ज़्यादा लड़कों ने अपनी पढ़ाई या फिर स्कूल को छोड़ दिया है। अब सब लड़कियों की संख्या यहाँ पे दी गई है, तो प्राथमिक स्तर पर बताई गई है 3.88%, उच्च प्राथमिक स्तर पर बताई है 4.60% और माध्यमिक स्तर पर बताई है 16.88%। अब इन्होंने क्या करा है, यहाँ पर योग दिखाया है। तो जो योग है, यानी कि पहले तो उन्होंने लड़कों की संख्या दिखाई, फिर इन्होंने लड़कियों की संख्या दिखाई, इसके बाद इन्होंने जो कि कुल बच्चे रहे होंगे जनसंख्या में, जो कुल मिलाकर बच्चों की संख्या रही होगी, उनमें से उन्होंने जो है योग निकाला है कि कुल लड़के और लड़कियों को मिलाकर कितने प्रतिशत ने स्कूल छोड़ा है। तो उसमें है प्राथमिक स्तर पर 4.13%, उच्च प्राथमिक स्तर पर 4.60%, माध्यमिक स्तर पर 16.88%। अब उन्होंने यहाँ पर फिर से लड़के दिखाए हैं, यानी कि ये अनुसूचित जो जाति है उनमें दिखाए हैं लड़के और लड़कियों का, जिसमें कि प्राथमिक स्तर पर है 4.71%, उच्च प्राथमिक स्तर पर है 5% और माध्यमिक स्तर पर है 19.64%। फिर अनुसूचित जाति जो लड़कियों का है उनका दिखाया है प्रतिशत, तो प्राथमिक स्तर पर 4.20%, उच्च प्राथमिक स्तर पर 6.3%,
माध्यमिक स्तर पर 19.5%। इसके बाद इन्होंने फिर योग निकाला है, तो वो है प्राथमिक स्तर पर 4.46%, उच्च प्राथमिक स्तर पर 5.51%, माध्यमिक स्तर पर 19.36%। अब इन्होंने अनुसूचित जनजाति के बच्चों के बारे में बताया है, जिसमें कि पहले इन्होंने लड़कों के बारे में बताया है। तो प्राथमिक स्तर पर जो है लड़कों की संख्या थी 7.2%, फिर है उच्च प्राथमिक स्तर पर 8.48%, माध्यमिक स्तर पर 24.94%, फिर लड़कियां हैं जिसमें कि प्राथमिक स्तर पर 6.84%, उच्च प्राथमिक स्तर पर 8.71%, माध्यमिक स्तर पर 24.40%। अब इन सब का योग इन्होंने दिखाया है। प्राथमिक स्तर पर है 6.93%, उच्च प्राथमिक स्तर पर 8.59% और माध्यमिक स्तर पर 24.68%। अब देखो, इस तालिका को देखकर हमें पता चल रहा है कि जो बच्चों के स्कूल छोड़ने या विद्यालय छोड़ने की जो संख्या थी वो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति में हमें देखने को मिली। उसके बाद अनुसूचित जाति में हमें देखने को मिली और फिर सबसे कम जो कि सब थे उसमें है। अब आगे हम बढ़ते हैं। संभवतः आपने ऊपर दी गई तालिका में इस बात पर ध्यान दिया होगा कि सब लड़कियों की श्रेणी की तुलना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की लड़कियों की स्कूल छोड़ने की दर अधिक है। इसका अर्थ यह हुआ कि दलित व आदिवासी पृष्ठभूमि की लड़कियों के स्कूल में रहने की संभावना कम रहती है। वर्ष 2011 की जनगणना से यह भी पता चलता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति लड़कियों की अपेक्षा मुस्लिम लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा पूरी करने की संभावना और भी कम रहती है। मुस्लिम लड़कियां स्कूल में लगभग 3 वर्ष रह पाती हैं, जबकि अन्य समुदायों की लड़कियां स्कूल में 4 वर्ष का समय बिता पा रही हैं। अब देखो, इन्होंने तालिका के आधार पर बताया है कि हमें ये देखने को मिल रहा है या फिर हमें ये पता चल रहा है कि सब लड़कियों की तुलना में जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की लड़कियां हैं उनमें लड़कियों की मात्रा बहुत ज़्यादा है जो कि स्कूल छोड़ देती हैं। फिर इन्होंने इसके बाद इन्होंने ये भी कहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति लड़कियों की अपेक्षा मुस्लिम लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा जो है पूरी करने में संभावना बहुत ही कम रहती है। जो मुस्लिम समुदायों की लड़कियां हैं वो लगभग 3 वर्ष ही रह पाती हैं स्कूल में, और जो बाकी समुदायों की लड़कियां हैं वो लगभग 4 वर्ष का समय बिता पाती हैं। अब हमें यहाँ पर कुछ सवाल दिए हैं, तो इन सवालों के हम जवाब देंगे। सबसे पहला सवाल है, उच्च प्राथमिक स्तर पर कितने बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं? तो इसका जवाब है उच्च प्राथमिक स्तर पर लगभग 52% बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, जिनमें 57% अनुसूचित जाति के हैं। लड़के 59% अनुसूचित जाति के लड़के शामिल हैं तथा 62% अनुसूचित जाति की लड़कियां और 71% अनुसूचित जनजाति की लड़कियां स्कूल बीच में ही छोड़ देती हैं। तो देखो, इससे हमें क्या पता चल रहा है इसके जवाब में। इसमें कहा है कि जो उच्चतर प्राथमिक स्तर पर जो है लगभग कुल जो भी जनसंख्या में जितने भी कुल बच्चे होते हैं उसमें 52% जो बच्चे हैं वो स्कूल छोड़ देते हैं। अब इन्होंने उसमें बताया है कि जिनमें 57% अनुसूचित जाति के होते हैं, मतलब अनुसूचित जाति के लड़के होते हैं जिसमें कि 57% और 59% अनुसूचित जनजाति के लड़कियां शामिल हैं।
लड़के शामिल हैं तथा 62% अनुसूचित जाति की लड़कियां और 71% अनुसूचित जनजाति की लड़कियां इसमें शामिल हैं। अब अगला सवाल है, शिक्षा के किस स्तर पर आपको सर्वाधिक बच्चे स्कूल छोड़ते हुए दिखाई देते हैं? तो इसका जवाब है, शिक्षा के उच्च माध्यमिक स्तर पर हमको सर्वाधिक बच्चे स्कूल छोड़ते हुए दिखाई देते हैं। उच्च माध्यमिक स्तर पर लगभग 63% बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, जिसमें 71% अनुसूचित जाति के लड़के, 78% अनुसूचित जनजाति के लड़के और 76% अनुसूचित जाति की लड़कियां और 81% अनुसूचित जनजाति की लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं। अब इसके बाद है, आपके विचार में अन्य सभी वर्गों की तुलना में आदिवासी लड़के लड़कियों की विद्यालय छोड़ने की दर अधिक क्यों है? तो इसका जवाब है, अन्य सभी वर्गों की तुलना में आदिवासी लड़के लड़कियों के विद्यालय छोड़ने के कारण। नंबर 1, आदिवासी वाले क्षेत्रों जो कि मुख्यतः जंगली क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर स्कूलों की संख्या काफ़ी कम है। इसलिए इन क्षेत्रों के आदिवासी लड़के लड़कियों को पढ़ने के लिए काफ़ी दूर दूर तक जाना पड़ता है, जिससे इन आदिवासी लड़के लड़कियों को कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नंबर 2, आदिवासी लोगों में गरीबी काफ़ी अधिक है, इसलिए कुछ बच्चे पढ़ाई छोड़कर ही कमाने लग जाते हैं। कुछ जनजातीय लोग पढ़ाई का खर्च नहीं उठा पाते, जबकि वर्तमान समय में सरकार ने बच्चों की किताबें, मुफ्त स्कूल ड्रेस के लिए पैसे, मध्याह्न के समय भोजन प्रबंध तक कर दिया है। इसके बावजूद पढ़ाई के छोटे मोटे खर्चे भी आदिवासी लोग उठा नहीं पाते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। दलित, आदिवासी और मुस्लिम वर्ग के बच्चों के स्कूल छोड़ देने के अनेक कारण हैं। देश के अनेक भागों में, विशेषकर ग्रामीण और गरीब क्षेत्रों में नियमित रूप से पढ़ाने के लिए ना उचित स्कूल हैं और ना ही शिक्षक। यदि विद्यालय घर के पास ना हो और लाने ले जाने के लिए किसी साधन जैसे बस या वैन आदि की व्यवस्था ना हो, तो अभिभावक लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाहते। कुछ परिवार अत्यंत निर्धन होते हैं और अपने सब बच्चों को पढ़ाने का खर्चा नहीं उठा पाते हैं। ऐसी स्थिति में लड़कों को प्राथमिकता मिल सकती है। बहुत से बच्चे इसलिए भी स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि उनके साथ उनके शिक्षक और सहपाठी भेदभाव करते हैं, जैसा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ हुआ। अब देखो, यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जो दलित, आदिवासी और मुस्लिम वर्ग के बच्चे होते हैं वो स्कूल क्यों छोड़ देते हैं। तो उनके स्कूल छोड़ने का कारण होता है, पहला कारण कि वो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं। दूसरा कारण ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं जहाँ पर कि पहले तो स्कूल नहीं होते और अगर स्कूल होते हैं तो उसमें अच्छे शिक्षक नहीं होते हैं। तीसरी बात कि लड़कियों के लिए क्या होता है, स्कूल जो है गाँव में बहुत दूर होते हैं, जिसमें कि लड़कियों के अकेले जाने में बहुत मुश्किल होती है। तो उनके लिए अगर साधन नहीं होता है तो उनके साथ किसी अभिभावक को जाना पड़ता है और जिस कारण जो है उनके घर वाले लड़कियों का स्कूल छुड़वा देते हैं। और फिर क्या होता है, यहाँ पर इन्होंने कहा है कि बहुत से बच्चे इस कारण से भी स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि उनके साथ उनके स्कूल में उनके शिक्षक या फिर जो उनके सहपाठी होते हैं वो भेदभाव करते हैं। जैसे कि हमने ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कहानी में पढ़ा था, उनके साथ उनके दलित होने की वजह से एक भेदभाव होता था। अब यहाँ पर हमें देखो एक दिखाया गया है, यहाँ पे एक दंडारेख दिखाया गया है जिसमें कि नीचे लिखा है लड़के और लड़कियां और बाईं तरफ दिया गया है प्रतिशत। तो जिसमें सबसे पहले एक स्तंभ बना है जिसमें लिखा है सभी लड़के 4.36%। इसके बाद दूसरा एक स्तंभ दिया है जिसमें लिखा है
अनुसूचित जनजाति के लड़के, जिसमें लिखा है 7.2%। अब यहाँ पर दाईं तरफ हमें एक यहाँ पर एक इसकी तरह दिखाया गया है, एक प्रचार की तरह दिखाया गया है, एक आप ये कह सकते हो कि स्लोगन की तरह दिखाया गया है, जिसमें कि एक लड़की बनी हुई है और उसके सामने एक किताब दिखाई गई है और उसमें लिखा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इसके नीचे लिखा है 2014 में शुरू हुई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बारे में पता करो। तो देखो, आपने देखा भी होगा और सुना भी होगा कि कई लोग जो है लड़कियों के पैदा होने पर रोक लगाते हैं, उनको लड़कियों के पैदा होने पर जो है बहुत ही बुरा लगता है, तो वो क्या करते हैं, कहीं से भी जांच करवा के या फिर जब उनको पता चलता है कि लड़की पैदा होने वाली है तो वो उसको मार देते हैं। तो इसलिए यहाँ पर यही कहा गया है कि लड़की बचाओ, यानी कि लड़कियों को पैदा करना चाहिए, उनको पैदा होने से पहले मारना नहीं चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा है कि बचाने के बाद आपको क्या करना है, लड़की को पढ़ाओ, आपको उसको पढ़ाना है अच्छे से, जिस तरह से एक लड़के को प्रशिक्षित किया जाता है, उसको शिक्षा का अधिकार दिया जाता है, उसी तरह लड़कियों को भी शिक्षा का अधिकार स्वतंत्रता पूर्वक दिया जाए, उनके साथ असमानता का व्यवहार ना किया जाए। तो इस बारे में आप अपने आसपास अपने शिक्षक, अपने बड़े भाई बहनों या अपने माता पिता से भी बातचीत कर सकते हैं। अब एक सवाल दिया है, प्राथमिक कक्षाओं में स्कूल छोड़ देने वाले बच्चों के आंकड़ों को ऊपर दी गई तालिका में से लेकर दंडारेख के रूप में दर्शाइए। 2 आंकड़े आपके लिए दंडारेख के रूप में दर्शाए गए हैं। अब देखो, उन्होंने कहा है कि प्राथमिक कक्षाओं में जो बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं उसके लिए ऊपर आपको तालिका में जो है आंकड़े दिए गए हैं। अब इन तालिका में से आपको क्या करना है, आंकड़े लेकर इनको दंडारेख के रूप में दर्शाना है। जैसे कि यहाँ पर 2 दंडारेख तो आपको दर्शाए गए हैं, आपको बाकियों को दर्शाना है। तो इसके लिए आपकी मदद करने के लिए मैं आपको यहाँ पे नीचे ये दंडारेख जो है वो प्रस्तुत कर रही हूँ। आप इसकी मदद से अपनी कॉपी या नोटबुक में आप इस दंडारेख को बनाकर या फिर मैं आपको समझा भी रही हूँ, समझकर आप इसको बना सकते हैं। तो जिसमें कि सबसे पहले मैंने एक तालिका बनाई है और उसमें ऊपर मैंने शीर्षक लिखे हैं, स्कूल का स्तर, सभी लड़के, उसके बाद अनुसूचित जाति के लड़के, फिर अनुसूचित जनजाति के लड़के, फिर सभी लड़कियां, अनुसूचित जाति की लड़कियां और अनुसूचित जनजाति की लड़कियां। अब मैंने उनकी संख्या लिखी है प्राथमिक कक्षाओं में। तो अब मैं नीचे उसमें लिख रही हूँ, नीचे वाली पंक्ति में प्राथमिक कक्षाओं, जिसमें कि सभी लड़कों की संख्या है 34%, अनुसूचित जाति के लड़कों की संख्या है 37%, अनुसूचित जनजाति के लड़के की संख्या है 49%। अब सभी लड़कियों की संख्या है 29%, अनुसूचित जाति की लड़कियों की संख्या है 36%, फिर अनुसूचित जनजाति की जो लड़कियां हैं उनका संख्या है 49%। अब इन आंकड़ों पर आधारित मैंने एक दंडारेख बनाया है, जिसमें कि मैंने पहले एक सीधी लाइन खींची है और फिर एक नीचे लाइन खींची है, और उसमें मैंने बाईं तरफ वाली लाइन में ऊपर लिखा है y और नीचे लिखा है 0। अब 0 से लेके मैंने 50 तक की संख्याएं यहाँ पर लिखी हैं, पहले 0, फिर 10, फिर 20, 30, 40 और 50। अब इस नीचे वाली रेखा पर मैंने दाईं तरफ लिखा है x। अब सबसे पहले हम लड़कों के लिए दंडारेख बनाएंगे, तो उसमें हम सबसे पहले देखेंगे सभी लड़कों की संख्या लिखेंगे, जिसकी है 34%। तो यहाँ पर हमने 34% तक लड़कों की ये लाइन बनाई है और एक बॉक्स बना दिया है। फिर है अनुसूचित जाति के लड़कों का प्रतिशत, तो जो कि है 37%। तो हम इनके लिए 37% तक लाइन खींच के फिर एक बॉक्स बनाएंगे।
फिर है अनुसूचित जनजाति के लड़के, जिनका प्रतिशत है 49%। तो 49% तक एक लाइन खींचकर हम एक बॉक्स बना देंगे। अब हम लड़कियों के लिए दंडारेख बनाएंगे। तो सभी लड़कियों की संख्या है 29%, तो 29 पर निशान लगाकर हम एक बॉक्स बना देंगे। फिर है अनुसूचित जाति की लड़कियां, जिनका है 36% संख्या, तो उनके लिए हम एक बॉक्स बना देंगे 36 पर निशान लगाकर। फिर है अनुसूचित जनजाति की लड़कियां, तो उनका प्रतिशत है 49%, तो 49 पर एक निशान लगाकर हम 49% तक एक बॉक्स बना देंगे इन लड़कियों के लिए। अब आप इसकी मदद से अपना एक दंडारेख बना सकते हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं महिला आंदोलन। अब महिलाओं और लड़कियों को पढ़ने का और स्कूल जाने का अधिकार है। अन्य क्षेत्र भी हैं, जैसे कानूनी सुधार, हिंसा और स्वास्थ्य, जहां लड़कियों और महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है। यह परिवर्तन अपने आप नहीं आए हैं। औरतों ने व्यक्तिगत स्तर पर और आपस में मिलकर इन परिवर्तनों के लिए संघर्ष किए हैं। इन संघर्षों को महिला आंदोलन कहा जाता है। देश के विभिन्न भागों से कई औरतें और कई महिला संगठन इस आंदोलन के हिस्से हैं। कई पुरुष भी महिला आंदोलन का समर्थन करते हैं। इस आंदोलन में जुटे लोगों की मेहनत, निष्ठा और उनकी विशेषताएं इसे एक बहुत ही जीवंत आंदोलन बनाती है। इसमें चेतना जागृत करने, भेदभावों का मुकाबला करने और न्याय हासिल करने के लिए भिन्न भिन्न रणनीतियों का उपयोग किया गया है। इनकी कुछ झलकियां आप यहाँ देख सकते हैं। तो देखो, अब यहाँ पे बात हो रही है महिला आंदोलन की। इस आंदोलन में क्या होता है? इस आंदोलन में महिलाओं और औरतों के अधिकारों के लिए संघर्ष होता है, जैसे कि उनको शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, उसके बाद उनके साथ असमानता का व्यवहार नहीं होना चाहिए। अब इस आंदोलन में जुटे लोगों की मेहनत, निष्ठा और उनकी विशेषताएं इसे एक बहुत ही जीवंत आंदोलन बनाती है। और इसमें क्या होता है? इसमें चेतना जागृत करने, भेदभावों का मुकाबला करने और न्याय हासिल करने के लिए अलग अलग तरह की रणनीतियाँ, अलग अलग तरह के चीज़ों को, या फिर आप ये कह सकते हो कि सुझावों का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर इनकी जो है कुछ झलकियाँ भी दिखाई गई हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे देखो दाईं तरफ एक फ़ोटो दिखाई गई है, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि किस तरह औरत जो है संघर्ष करते हुए ऊपर बढ़ रही हैं, यानी कि अपनी एक अलग जगह बना रही हैं, किस तरह वो ऊंचाइयों को छू रही हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं और यहाँ पर लिखा है अभियान। भेदभाव और हिंसा के विरोध में अभियान चलाना महिला आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अभियानों के फलस्वरूप नए कानून भी बने हैं। सन 2006 में एक कानून बना है, जिससे घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा को भोग रही औरतों को कानूनी सुरक्षा दी जा सके। अब देखो, इन्होंने यहाँ पर एक और अभियान की बात करी है, जहाँ पर भी भेदभाव और हिंसा के विरोध के बारे में बात करी है। यानी कि अगर किसी औरत के साथ भेदभाव हो रहा है या हिंसा हो रही है, तो वो उसके खिलाफ अपना विरोध जता सकती है, उसके खिलाफ अपनी एक शिकायत दर्ज कर सकती है। और इस अभियान में जो है ये कानून बना है, और ये 2006 में बना है ये कानून, जिससे कि मान लीजिए अगर घर में कोई शारीरिक या मानसिक हिंसा किसी महिला को भोगना पड़ रहा है या झेलना पड़ रहा है, तो वो कानूनी सुरक्षा की मांग कर सकती है और उस औरत को वो कानूनी सुरक्षा दी जाती है। इस तरह महिला आंदोलन के अभियानों के कारण 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य के स्थान पर और शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के साथ होने वाली यौन प्रताड़ना से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। अब इस तरह क्या हुआ है? इस तरह महिला आंदोलन के अभियानों ने, जो भी महिलाओं ने आंदोलन किए, अभियान किए, उनके कारण जो है 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने
क्या करा, उनके कार्य करने के स्थान पर और जो शैक्षणिक संस्थान थे यानी कि जहाँ पर वो कार्य करते थे और जहाँ पर वो शिक्षा ग्रहण करते थे, उन स्थान पर उनके साथ होने वाली यौन प्रताड़ना से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। अब यहाँ पर देखो, ये बाईं तरफ हमें ऊपर एक फ़ोटो दिखाई गई है जहाँ पर कि औरतें कुछ अभियान चला रही हैं, कुछ आंदोलन चला रही हैं। इसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं। एक और उदाहरण देखें तो 1980 के दशक में देश भर के महिला संगठनों ने दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज़ उठाई। नवविवाहित युवतियों को उनके पति और ससुराल के लोगों द्वारा दहेज के लालच में मौत के घाट उतार दिया जाता था। महिला संगठनों ने इस बात की कड़ी आलोचना करी कि कानून अपराधियों का कुछ नहीं कर पा रहा है। इस मुद्दे पर महिलाएं सड़कों पर निकल आईं। उन्होंने अदालत के दरवाजे खटखटाए और आपस में अनुभव व जानकारियों का आदान प्रदान किया। अंततः यह समाज का एक बड़ा सार्वजनिक मुद्दा बन गया और अखबारों में छाने लगा। दहेज से संबंधित कानून को बदला गया ताकि दहेज मांगने वाले परिवारों को दंडित किया जा सके। अब देखो, यहाँ पर एक और उदाहरण के बारे में बात की है, एक और समस्या के बारे में बात की है। 1980 के दशक में क्या होता था, महिला संगठनों ने दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज उठाई। यानी कि आपने भी देखा होगा कि जब भी शादी होती है तो महिला के जो घर वाले होते हैं उनको दहेज के रूप में लड़के के परिवार को बहुत सारा धन देना पड़ता था, बहुत सारा सामान देना पड़ता था। अब यदि अगर महिला के परिवार वाले ऐसा नहीं करते थे तो शादी के बाद लड़के और उसके परिवार वाले उस महिला को क्या करते थे, बहुत पीटते थे, मारते थे। कई बारी तो जो महिला की मृत्यु तक हो जाती थी। तो इस दहेज हत्याओं के खिलाफ जो है महिला संगठनों ने आवाज उठाई और ये आवाज उठाई उन्होंने 1980 के दशक में। अब जो नवविवाहित युवतियां होती थी और उनके पति और ससुराल वाले लोग जो हैं उनको दहेज के लालच में मारते थे, पीटते थे और मौत के घाट तक उन्हें उतार देते थे। तो महिला संगठनों ने इस बात की जो है वो बहुत आलोचना करी, उसका बहुत ज़्यादा विरोध करा और फिर उन्होंने क्या करा, इस मुद्दे को लेकर उन्होंने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। फिर आपस में अनुभव व जानकारियों का आदान प्रदान किया और समाज का एक बड़ा सार्वजनिक मुद्दा बन गया और अखबारों पर छाने लगा। तो आपने भी देखा होगा कि अखबारों पर, समाचार चैनलों पर इस चीज़ के बारे में बहुत जो है जानकारी आने लगी कि औरतों को मार दिया गया दहेज के लिए, उनको कितना पीड़ित किया जा रहा है। अब इसके लिए फिर क्या हुआ, संबंधित कानून को बदला गया ताकि जो भी लोग इस तरह की हरकत कर रहे थे, दहेज मांग रहे थे, दहेज के कारण नवविवाहित युवतियों को मार रहे थे, उनके लिए और उनके परिवारों के लिए एक कानून बनाया गया कि उनको दंडित किया जाएगा। जिसमें कि देखो, अब नीचे यहाँ पर हमें बाईं तरफ कुछ एक फ़ोटो दिखाई गई है जिसमें कि सबने अपने अपने नारे लिखे हुए, हत्यारे को सजा दो। इसके बाद इन्होंने लिखा है वुमेन आर नॉट फॉर बर्निंग, यानी कि औरत जो है वो जलाने के लिए नहीं है। इस तरह के उन्होंने बहुत सारे यहाँ पर नारे लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर दाईं तरफ हम देख रहे हैं कि एक फ़ोटो बनी है जो कि जहाँ पर एक औरत है जो कि सीढ़ियों पर बैठी हुई हैं। तो इनके बारे में इसके ऊपर लिखा है, सत्या रानी महिला आंदोलनों की एक सक्रिय सदस्य दहेज के लिए मार दी गई अपनी बेटी के मामले में न्याय मांगने के लिए लड़े गए लंबे मुकदमे की कानूनी फाइलों से घिरी हुई सर्वोच्च न्यायालय की सीढ़ियों पर बैठी हैं। अब देखो, इनकी लड़की को जो है, इनका नाम सत्या रानी है
और इनकी बेटी को दहेज की वजह से जो है इनके ससुराल वालों ने और इनके पति ने मार दिया था। अब उसी के लिए ये न्याय मांग रही हैं और सर्वोच्च न्यायालय की सीढ़ियों पर बैठी हुई हैं। तो यहाँ पर देखो इनके पास जो है न्याय मांगने के लिए इन्होंने एक बहुत लंबे मुकदमे को लड़ा। उसके बाद उस मुकदमे में जो कानूनी फाइलें, बहुत सारी फाइलें लगी, वो इनके आसपास रखी है। इनकी बेटी की फ़ोटो भी इनके पास रखी हुई है। तो इनके बारे में यहाँ पर ये बताया गया है। अब आगे है जागरूकता बढ़ाना। अब यहाँ पर जागरूकता बढ़ाने के बारे में बात हो रही है। तो देखते हैं कि किस तरह यहाँ पर जागरूकता बढ़ाई जा रही है और किस बारे में जागरूकता ये बढ़ाने के बारे में बात कर रहे हैं। औरतों के अधिकारों के संबंधों में समाज में जागरूकता बढ़ाना भी महिला आंदोलन का एक प्रमुख कार्य है। गीतों, नुक्कड़ नाटकों व जनसभाओं के माध्यम से वह अपने संदेश लोगों के बीच पहुंचाता है। तो देखो अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो औरतों के अधिकार हैं उसके संबंध में भी समाज में जागरूकता बढ़ाना जो है वो महिला आंदोलन का एक प्रमुख और महत्वपूर्ण कार्य था। वो क्या करते थे, किस तरह से जागरूकता बढ़ाते थे, तो वो गीतों से, नुक्कड़ नाटकों व जनसभाओं के माध्यम से जो है लोगों में जागरूकता को बढ़ाते थे कि जो महिलाओं के अधिकार हैं उनको वो मिलने चाहिए, उनके साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो जिस तरीके से ये फोटो दिखाई गई है हमें बाएं तरफ ऊपर को, जिसमें कि एक औरत है वो चित्र के द्वारा कुछ बता रही है। दूसरी तरफ फिर हम जब दाएं तरफ देख रहे हैं यहाँ पे लोग गीत गा रहे हैं, कुछ नाटक कर रहे हैं। तो इसके द्वारा भी वो बता रहे हैं कि क्या होता है महिलाओं के साथ और किस तरह से होता है, और इन सब चीज़ों को रोकना बहुत जरूरी है। अब आगे है विरोध करना। जब महिलाओं के हितों का उल्लंघन होता है, जैसे किसी कानून अथवा नीति द्वारा, तो महिला आंदोलन ऐसे उल्लंघनों के खिलाफ आवाज उठाता है। लोगों का ध्यान खींचने के लिए रैलियां, प्रदर्शन आदि बहुत असरकारक तरीके हैं। अब देखो यहाँ पे कहा है कि अगर कानून अपनी नीति द्वारा या फिर कानून द्वारा या किसी नियम के द्वारा जो है महिला के हितों का उल्लंघन करती है, यानी कि महिला के हित के बारे में नहीं सोचती है, तो भी जो है महिला आंदोलन ऐसे चीज़ों के खिलाफ भी जो है आवाज़ उठाता है। और वो क्या करता है, अपनी रैलियां शुरू कर देता है, प्रदर्शन शुरू कर देता है, जो कि बहुत ही असरकारक होते हैं, यानी कि इसका बहुत ही जल्दी असर होता है। अब आगे है जिसमें कि देखो यहाँ पर एक फोटो भी नीचे दिखाई गई है, जिसमें कि सारी औरतें इकट्ठे होकर कोई आंदोलन चला रही है किसी चीज़ के खिलाफ, या रैली यहाँ पर ये लोग अपना चला रहे हैं। अब आगे है बंधुत्व व्यक्त करना। न्याय के अन्य मुद्दों व औरतों के साथ बंधुत्व व्यक्त करना भी महिला आंदोलन का ही हिस्सा है। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि न्याय के जो और भी मुद्दे होते हैं या फिर औरतों के साथ जो बंधुत्व व्यक्त करना है वो भी महिला आंदोलन का हिस्सा है। तो इस तरह हमने देखा कि महिला आंदोलन में जो है बहुत सारी ऐसे कार्य होते हैं जो कि महिलाओं और औरतों के हित में होते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो वो महिलाओं के लिए ही बना है, इसलिए उसका नाम महिला आंदोलन है। तो कहीं पर भी अगर महिलाओं के साथ अन्याय होता है या उनके साथ दुर्व्यवहार होता है तो ये जो आंदोलन है उनके लिए कार्य करते हैं। अब यहाँ पर सबसे ऊपर हमें दाएं तरफ एक फोटो दिखाई गई है जिसमें कि सभी औरतें मोमबत्ती लेकर अपने हाथ ऊपर कर रही हैं। इसके नीचे लिखा है, हर 14 अगस्त को वाघा में भारत पाकिस्तान की सीमा पर हजारों लोग इकट्ठा होते हैं और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। ऊपर की तस्वीर में भारत और पाकिस्तान के लोगों के बीच बंधुत्व प्रदर्शित करते हुए औरतें जलती हुई मोमबत्तियां उठा रही हैं। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि 14 अगस्त को जो है वाघा में, जो कि भारत और पाकिस्तान की सीमा पर एक बॉर्डर है, वहाँ पर सभी लोग जो कि हजारों की संख्या में होते हैं एक सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं और उसके बाद भारत और पाकिस्तान के लोगों के बीच में बंधुत्व या फिर भाईचारे को प्रदर्शित करने के लिए जो औरतें हैं वो मोमबत्तियों को जलाकर ऊपर की ओर उठाती हैं। इसके बाद यहाँ पर बाईं तरफ एक और फोटो दिखाई गई है जिसमें कि बहुत सारी औरतें इकट्ठी हो रखी हैं और इसके ऊपर लिखा है,
8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को दुनिया भर की औरतें अपने संघर्षों को ताज़ा करने और जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होती हैं। अब आप सभी भी जानते होंगे कि जो 8 मार्च को है वो महिला दिवस के नाम से मनाया जाता है। तो यहाँ पे वही वो कह रहे हैं कि जो दुनिया भर की औरतें हैं बहुत बड़ी संख्या में अपने संघर्षों को ताज़ा करने और जश्न मनाने या अपना आप कह सकते हो कि अपने जो भी पुराने जख्म हैं, जो परेशानियां हैं, उनको भूलकर जो है वो क्या कर रही हैं, यहाँ पर अपना जश्न मना रही हैं। एक तरीके से उसको वो उत्साहित हो रखी हैं उस दिन के लिए, क्योंकि वो जो दिन है वो सिर्फ उन्हीं के लिए मनाया जा रहा है। इसके बाद यहाँ पे एक और यहाँ फोटो दिखाई है जिसमें कि बहुत सारी औरतें इकट्ठी हो रखी हैं। तो ये भी देखो, यहाँ से भी पता चल रहा है कि महिलाओं की संख्या कितनी है, और वो जब एक साथ कोई कार्य करती हैं तो वो कार्य सफल जरूर होता है। अब आगे है अभ्यास, जिसमें कि कुछ सवाल हैं और इनके जवाबों के लिए हम लोग चर्चा करेंगे। पहला सवाल है, आपके विचार से महिलाओं के बारे में प्रचलित रूढ़िवादी धारणा की वह क्या कर सकती है और क्या नहीं, उनके समानता के अधिकार को कैसे प्रभावित करते हैं। तो इसका जवाब है, हमारे विचार में महिलाओं के बारे में प्रचलित रूढ़िवादी धारणा उनके समानता के अधिकार को निम्न प्रकार से प्रभावित करती हैं। नंबर 1, अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी लड़कियां उतनी ही शिक्षा प्राप्त कर पाती हैं जितनी सुविधा उनके गांव में उपलब्ध होती है। उन्हें प्रायः आगे की शिक्षा प्राप्त करने दूसरे गांव अथवा शहर नहीं भेजा जाता है। नंबर 2, अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी घूंघट प्रथा, लड़कियों की कम उम्र में शादी करना, लड़कियों को 4 दीवारी तक सीमित रखना आदि तथा प्रचलित है। अधिकांश परिवारों में लड़कियों के स्कूली शिक्षा पूरी हो जाने के बाद उनकी शादी कर दी जाती है। नंबर 3, अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में या अशिक्षित परिवारों या रूढ़िवादी परिवारों में लड़कियों को पराया धन मानकर परवरिश की जाती है और लड़कों को वंश चलाने वाला माना जाता है, इसलिए उनकी परवरिश लड़कियों से बेहतर की जाती है। अब है नंबर 4, अधिकांश लोग अभी भी यह मानते हैं कि लड़कियों का मुख्य कार्य भावी परिवार के लिए उत्तरदायित्व को निभाना है, जिसके लिए उच्च शिक्षा के स्थान पर अन्य कार्यों जैसे पाक कला, सिलाई बुनाई आदि की अधिक आवश्यकता है। अब दूसरा सवाल है, कोई एक कारण बताइए जिसकी वजह से राजसुंदरी देवी, रमाबाई और रुकैया हुसैन के लिए अक्षर ज्ञान इतना महत्वपूर्ण था। तो इसका उत्तर है, राजसुंदरी देवी, रमाबाई और रुकैया हुसैन के लिए अक्षर ज्ञान इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि तीनों पढ़ाई और अक्षर ज्ञान के लिए काफ़ी उत्सुक थी और यह तीनों धनी परिवार से संबंधित थी, जिसके कारण उनके लिए यह सब संभव हो सका। अब तीसरा सवाल है, निर्धन बालिकाएं पढ़ाई बीच में ही छोड़ देती हैं क्योंकि शिक्षा में उनकी रुचि नहीं है। पृष्ठ 17 पर दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर स्पष्ट कीजिए कि यह कथन सही क्यों नहीं है। तो इसका उत्तर है, यह कथन सत्य नहीं है क्योंकि निर्धन बालिकाएं पढ़ाई बीच में ही छोड़ देती हैं। इसका कारण उनकी रुचि ना होना नहीं है, बल्कि दूसरे अनेक कारण हैं। नंबर 1, दलित, आदिवासी और मुस्लिम वर्ग की लड़कियों के स्कूल छोड़ देने के अनेक कारण हैं। देश के अनेक भागों में, विशेषकर ग्रामीण और गरीब क्षेत्रों में नियमित रूप से पढ़ाने के लिए ना उचित स्कूल है, ना ही शिक्षक। यदि विद्यालय घर के पास नहीं हो और लाने ले जाने के लिए किसी साधन जैसे बस या वैन आदि की व्यवस्था ना हो, तो अभिभावक लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाहते। इसके बाद नंबर 2, कुछ परिवार अत्यंत निर्धन होते हैं और अपने सभी बच्चों को पढ़ाने का खर्चा नहीं उठा पाते। ऐसी स्थिति में लड़कों को प्राथमिकता मिलती है और लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता। नंबर 3, बहुत से बच्चे इसलिए भी स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि उनके साथ उनके शिक्षक और सहपाठी भेदभाव करते हैं। अब है सवाल 4,
क्या आप महिला आंदोलन द्वारा व्यवहार में लाए जाने वाले संघर्ष के 2 तरीकों के बारे में बता सकते हैं? महिलाएं क्या कर सकती हैं और क्या नहीं? इस विषय पर आपको रूढ़ियों के विरुद्ध संघर्ष करना पड़े तो आप पढ़े हुए तरीकों में से कौन से तरीकों का उपयोग करेंगे? आप इसी विशेष तरीके का उपयोग क्यों करेंगे? तो इसका उत्तर है संघर्ष के 2 प्रमुख तरीके। नंबर 1, औरतों के अधिकारों के संबंध में समाज में जागरूकता बढ़ाना। नंबर 2, भेदभाव और हिंसा का विरोध करना। यदि हम रूढ़ियों के विरुद्ध संघर्ष करना पड़े तो हम प्रयास करेंगे कि समाज में औरतों के अधिकारों के संबंध में जागरूकता फैलाई जाए। लोगों को यह बतलाया जाए कि महिलाएं भी समाज के अंग हैं और महिलाओं के विकास से ही परिवार और समाज का विकास हो सकता है। समाज को यह बतलाया जाए कि हमारे पूर्वज पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उनके अंदर महिलाओं को लेकर संकीर्ण मानसिकता थी। अब हम संकीर्ण मानसिकता को छोड़कर महिलाओं से होने वाले भेदभाव को त्याग करें और एक आदर्श समाज का निर्माण करें। अब यहाँ पर सारे सवाल खत्म होते हैं और कुछ शब्द संकलन दिए हैं, यानी कि कुछ शब्द दिए हैं जिनका कि आपको अच्छे से यहाँ पर अर्थ बताया हुआ है। तो पहला शब्द है रूढ़िवादी धारणा। इसका मतलब होता है जब हम विश्वास करने लगते हैं कि किसी विशेष धार्मिक, आर्थिक, क्षेत्रीय समूह के लोगों की कुछ निश्चित विशेषताएं होती ही हैं या केवल खास प्रकार का कार्य ही कर सकते हैं, तब रूढ़िवादी धारणाओं का जन्म होता है। जैसे इस पाठ में हमने देखा है कि लड़कों और लड़कियों को अलग अलग विषय लेने के लिए कहा गया, कारण उनकी रुचि ना होकर उनका लड़का लड़की होना था। रूढ़िवादी धारणाएं हमें लोगों को उनकी व्यक्तिगत विशिष्टताओं के साथ देखने से रोकती है। इसके बाद है भेदभाव। भेदभाव तब होता है जब हम लोगों के साथ समानता व आदर का व्यवहार नहीं करते हैं। यह तब होता है जब व्यक्ति या संस्थाएं पूर्वाग्रहों से ग्रसित होती है। भेदभाव तब होता है जब हम किसी के साथ अलग व्यवहार करते हैं या भेद करते हैं। अब है उल्लंघन। जब कोई जबरदस्ती कानून तोड़ता है या खुले रूप से किसी का अपमान करता है, तब हम कह सकते हैं कि उसने उल्लंघन किया है। यानी कि कोई कायदा कानून है या नियम है या फिर आप अपमान भी कह सकते हो, तो इस तरीके से कोई तोड़ देता है, कायदे कानून को तोड़ देता है, तो वो उल्लंघन कहलाता है। यानी कि किसी चीज के विपरीत जाना वो उल्लंघन कहलाता है। अब है यौन प्रताड़ना। इसका आशय औरत की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ यौन से जुड़ी शारीरिक व मौखिक हरकतें करने से है। यानी कि कोई भी औरत है और अगर उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ कोई दुर्व्यवहार करे या बुरा बर्ताव करे तो उसको यौन प्रताड़ना कहा जाता है। अब यहाँ पर हमारा ये पाठ पूरा होता है, औरतों ने बदली दुनिया, जो कि बहुत ही अच्छा था, जिससे कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ जानने को मिला, जो कि हमारे जीवन में बहुत ही काम आएगा। तो अब आप इस पाठ को अच्छे से दोहराइए, समझिए, पढ़िए और इसके जो भी सवाल हैं उसको पूरा करिए। अब हम लोग मिलेंगे हमारे अगले पाठ के साथ अगली कक्षा में।